हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है कि नहीं है? बढ़िया है। पिछला आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि लाइव सेशन बहुत ही अच्छा गया था और आप सभी ने प्यार से देखा उसको। आप सभी को वो लाइव सेशन पसंद आया। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर अब लाइव कब आइएगा, अब लाइव कब आइएगा। अरे लाइव इसी वीक में हम लोग आएंगे और प्रत्यवर्ती धारा का चैप्टर लेके मैं आऊंगा। बट अभी जो मैं चैप्टर आपके सामने लेके आया हूं वो है चैप्टर 15 और चैप्टर 15 जिसका नाम है संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम। दोस्त, कम्युनिकेशन सिस्टम भी आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। केवल परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, बोर्ड एग्जामिनेशन को ही मद्देनजर मत रखिए। आप आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाइएगा, चाहे वो बैंक, रेलवे, एसएससी का हो या एयरफोर्स और नेवी का हो, सारे एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से सवाल उठाता ही उठाता है और आज के बाद इस टॉपिक से कहीं भी प्रश्न पूछेगा, एक भी नहीं छूटेगा। तो संचार व्यवस्था को मैंने दो भागों में विभाजित कर रखा है, सेट 1 और सेट 2। आज डिस्कस होगा सेट 1। और चलिए आपके सामने मैं पहला नंबर क्वेश्चन लेके आता हूं दोस्त। चलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और जरा बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। जो मेरे यहां पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सारा टॉपिक मैं आज ही कल में डिस्कस कर रहा हूं, शायद ये चैप्टर मेरे यहां चल रहा है। वाहक तरंगों पर। अच्छा, वाहक तरंग क्या होता है? सबसे पहली बात, वाहक तरंग क्या होता है सर? मैं बता दूं तुमको कि वाहक तरंग से क्या लेना देना है। देखो दोस्त, वाहक का मतलब ले जाने वाला, वाहक ले जाने वाला, मतलब कि वैसे तरंग, तरंग दो तरह के, मैंने जो बोला ना वो सिग्नल है। जैसे बोला हेलो, ये सिग्नल है, लेकिन ये सिग्नल बहुत दूर तक नहीं जाएगा, ये सिग्नल बहुत दूर तक नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है कि मुझे इस हेलो को बहुत दूर दिल्ली पहुंचाना है। तो जब मुझे इस हेलो को दिल्ली पहुंचाना है तो मुझे इस हेलो को दिल्ली जाने वाली ट्रेन पे बिठाना पड़ेगा। अगर आदमी है तो ट्रेन पे बिठा दो, और अगर आदमी नहीं है, अगर सूचना है, अगर सिग्नल है, तो आपको उसको एक ऐसे तरंग पे बिठाना पड़ेगा जो दिल्ली तक जाती हो, जो दूर तक जाती हो। समझ रहे ना बात को? तो वही तरंग जिसके ऊपर आप बिठाओगे वाहक तरंग कहलाता है। तो वाहक तरंगों, अक्सर वाहक तरंग रेडियो तरंग होते हैं, तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया, ताकि हमारा जो सूचना है वो कमजोर है, दूर तक ले जाना है, तो हमने क्या किया, रेडियो तरंगे के ऊपर अध्यारोपित कर दिया, उसके ऊपर बिठा दिया कि भैया एक काम करो, दिल्ली तक छोड़ते आओ। इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया कही जाती है। क्या कही जाती है? मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया। तो देखो यहां पे बबुआ बात कर लो, ये आपका ऑप्शन नंबर है मॉड्यूलेशन। प्रेषण अलग चीज है, ट्रांसमिशन अलग चीज है, भेजना। हमने बोला ये मेरा प्रेषण है, ट्रांसमिशन है। और मॉड्यूलेशन का जस्ट उल्टा, ट्रेन पर बैठल इमॉड्यूलेशन और ये जाके उतर गिला डिमॉड्यूलेशन। मतलब मॉड्यूलेशन का उल्टा वाला प्रक्रिया डिमॉड्यूलेशन होता है। और ग्रहण ये अभिग्राही का काम है, अभिग्राही कैप्चर करता है, अपने अंदर एक्सेप्ट करता है, तो हम उसको बोलते हैं ग्रहण। समझ रहे बात को ना? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रक्रिया बी नंबर मॉड्यूलेशन। क्या है यहां पे? इसका आंसर मॉड्यूलेशन। चलिए दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप जरा, मजेदार सवाल होगा, सारे के सारे सवाल मजेदार होने वाले हैं, आसान भी होंगे, डाटा वाइज है, बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं करना, आपको याद करना है केवल। उपग्रह संचारण में ध्यान दीजिएगा। ओहो हो, 2 नंबर सवाल है, ऐसे मत करिए सर। उपग्रह संचारण में देखो, उपग्रह संचारण, आज देखो एक बात समझ लेना, बिठा लेना, 11th क्लास में जो पढ़ रहे हैं उनको भी ये आएगा। आज ही मैंने बताया कि उपग्रह संचारण किस कहां होता है। अरे भैया, संचार उपग्रह के नाम से जानते हैं भू स्थिर उपग्रह को, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग संचार व्यवस्था में। तो ये कह रहा है कि उपग्रह संचारण में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग यूज होता है। देखो भैया, संचार के लिए आप रेडियो तरंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप सूक्ष्म तरंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। गामा किरण सर बिल्कुल नहीं कर सकते। गामा किरण इसकी आवृत्ति ज्यादा होती है और तरंग दैर्घ्य कम, बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी। प्रकाश तरंगे के साथ भी यही कुछ हाल है, ये भी बहुत दूर तक नहीं जा पाती हैं, हालांकि इनका आनंद तक है लेकिन उतनी दूरी तक नहीं जा सकती। सबसे ज्यादा रेडियो और सूक्ष्म ही जा पाएंगे। लेकिन इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, आपको ये चुनना है, विच वन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो उपग्रह संचारण में सूक्ष्म तरंगे ज्यादा एप्रोप्रिएट होती हैं। तो यहां पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका दोस्त। बढ़िया, रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगे दोनों ही हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा किफायती और ज्यादा बढ़िया कौन होती है? सूक्ष्म तरंगे होती हैं। तो हमारा आंसर यहां से डी नंबर। और चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्त, यह भी बढ़िया सवाल है, बहुत खूबसूरत। रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत किस रूप में होते हैं? देखिए, सिग्नल जो होते हैं ना, 2 फॉर्म में होते हैं। सिग्नल जो होते हैं 2 फॉर्म में होते हैं। एक तो डिजिटल होता है, एक होता है डिजिटल और एक होता है एनालॉग।
एक होता है डिजिटल और एक होता है एनालॉग। डिजिटल के बारे में अगर बात करें तो वो दो फिक्स के बीच में ऐसे दो फिक्स मानों के बीच में, वोल्टता के दो मानों के बीच में निरंतर बदलता रहेगा। लेकिन एनालॉग जो होता है साइनसोइडल कर्व बनाता है ऐसे। और बबुआ मैं आपको बता दूं कि चाहे वो रेडियो या टेलीविजन प्रसारण हो, सब में एनालॉग का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाता है एनालॉग सिग्नल। कहां पे? एनालॉग सिग्नल। याद रखिएगा, चाहे रेडियो का प्रसारण हो या टीवी का प्रसारण हो, दोनों ही जगहों पे आपका इस्तेमाल किया जाएगा किसका? एनालॉग सिग्नल का। क्लियर है? रेडियो तरंग हो या टेलीविजन प्रसारण, किसी में भी हो, किसका इस्तेमाल होगा? एनालॉग सिग्नल का। ओके, अगला सवाल देखिए, चौथा नंबर। खूबसूरत सवाल होना चाहिए ये भी। सर ये तो आपने बता रखा है, ये तो आपने बता रखा था कि ये धरती था और यहां पर लंबा टावर एक ऊंचाई का आपने लगा दिया। अब पता करना था कि कितना दूर तक जाएगा, तो आपका ये वाला फॉर्मूला आया था √2HR। हो आपको ये वाला फॉर्मूला याद है? सर कितना दूर तक जाएगा डिस्टेंस निकाला था तो √2HR आया हुआ था। मतलब कि 2HR, सर छोटा वाला R नहीं, बड़ा वाला R, रेडियस ऑफ अर्थ। तो √2HR के बराबर कोई भी टावर जो H ऊंचाई का है वह कहां तक सिग्नल को पहुंचा पाएगा, उसका फॉर्मूला √2HR। न्यूमेरिकल भी अगर पूछेगा तो आप इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। तो यहां पे हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? ये सवाल पढ़ लो एक बार फिर से। H ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं, वो क्या है? तो ये आपका फॉर्मूला है √2HR। कोई भी एंटीना H ऊंचाई का है, कितनी दूरी तक संकेत भेजेगा? तो वह दूरी होगी √2HR। H टावर की ऊंचाई, एंटीना की ऊंचाई, और R पृथ्वी की त्रिज्या। ये बात याद रखिएगा। सर पृथ्वी की त्रिज्या कितनी लोगे? मीटर में बदल के लेना, 6400 किलोमीटर बदल के मत लेना। समझ लो बात को ना? 6.4 × 10⁶ मीटर में आपको लेना है। समझ रहे ना बात को? अब रखोगे तुम्हारा आंसर कोई भी आ जाएगा। तो यहां पर तो ऑप्शन फॉर्मूला ही चूज करना है, तो फॉर्मूला हमने √2HR सेलेक्ट कर लिया। अभी यहां पे आप देखो जरा, एक सेकंड, हाँ अभी देखो 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूर तक, देखो दूर तक, बहुत दूर तक रेडियो प्रसारण में शॉर्ट वेव बैंड का उपयोग होता है। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि शॉर्ट वेव बैंड का जो वेव होती है, शॉर्ट वेव, उनका आयन मंडल द्वारा परावर्तन आसानी से हो जाता है। बस रीजन समझो कि दूर तक रेडियो प्रसारण में शॉर्ट वेव बैंड का ही प्रयोग होता है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि शॉर्ट वेव का बैंड का प्रयोग होता है। अगर आपको रेडियो का प्रसारण करना है, बहुत दूर तक दिल्ली से करा रहे हो, कन्याकुमारी सुनाना है, तो आपको शॉर्ट वेव बैंड का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये शॉर्ट बैंड वेव का क्यों? ताकि इनका आयन मंडल से ज्यादा मतलब आसानी से सरलता पूर्वक परावर्तन हो सके। तो अब ऑप्शन पढ़ो, आयन मंडल द्वारा शॉर्ट वेव बैंड परावर्तित हो जाती हैं। और अगर आप बात करें दूसरे बैंड की, तो वे परावर्तित नहीं हो पाती, और इसीलिए इनका प्रसारण शॉर्ट वेव बैंड के लिए किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आयन मंडल द्वारा शॉर्ट वेव बैंड परावर्तित हो जाती हैं, और यही कारण है कि दूर तक अगर रेडियो प्रसारण करना है तो हमें वही वेव चाहिए जो शॉर्ट वेव बैंड की होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। आयाम मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन सूचकांक का वैल्यू क्या होता है? देखो, मॉड्यूलेशन सूचकांक एक्चुअली MA, और ये आपके पास EM/EC होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका ये जो आपका है EM, ये आयाम है सिग्नल का आयाम, और ये वाहक तरंग का आयाम। तो देखो मेरी बात को, ये ज्यादा दूर तक जाएगा, ये कम दूरी तक जाने वाला था, तभी तो अध्यारोपित किया गया। तो इसका वैल्यू हमेशा जो होगा, याद रखिएगा, EM जो होगा ऑलवेज लेस देन EC, जिसके कारण से MA का जो वैल्यू होगा ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, और इसका 0 भी नहीं होगा। अरे भाई, ऐसा सिग्नल कोई नहीं है जिसका आयाम 0 हो। इसी का तो है, चुप है, तो चुप है, इसका आयाम 0, तो ये सिग्नल कहां से हुआ? तो 0 भी नहीं हो सकता, यानी कि MA इज लार्जर देन 0। समझिएगा बात को। तो यहां पर जो आपका मॉड्यूलेशन सूचकांक आया वो 0 से बड़ा आया और 1 से छोटा आया, है ना। हमेशा मॉड्यूलेशन सूचकांक का वैल्यू 0 और 1 के कहां होता है? बीच में होता है। 0 और 1 के कहां होता है? बीच में होता है। आपको ये एकदम पर्सनली बढ़िया से याद करना होगा कि आयाम मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन सूचकांक का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। तो दोस्त चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चले आते हैं। हो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मुझे तो लगता है कि ये सवाल आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। सारे लोगों का क्लियर है।
वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को, पहला नंबर वाला क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा रूप बदल के आ गया है ये भेड़िया। वाहक तरंगों पर किसी, ओहो कोई बात नहीं, आ जाओ। वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सीधी बात है, मॉड्यूलन या मॉड्यूलेशन। इसी को मॉड्यूलेशन भी कहा जाता है। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत लोग ये कहेंगे सर मैंने तो मॉड्यूलेशन पढ़ा है। अरे मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलन दोनों सेम चीजें हैं, तो आप इसको मॉड्यूलेशन बोल लो या फिर मॉड्यूलन पढ़ लो, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 7 और आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब मैं बोलूं कि इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए, जिस मॉड्यूलन में वाहित तरंग की आवृत्ति को मॉड्यूलित किया जाए, और जब आवृत्ति मॉड्यूलित होगी तो दो चीजें अपरिवर्तित रहेंगी, कला और आयाम। तो यहां पर ऐसे जो भी आपके होंगे जिनमें आवृत्ति को मॉड्यूलित किए बिना किए जाने वाले संकेत के तात्क्षणिक मान के साथ परिवर्तित कराया जाता है। याद रखिएगा, यहां पर आयाम, कला, ये दो चीजें कांस्टेंट होंगी और इसी को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलन। और आपका ऑप्शन नंबर है, बस देखो आयाम मॉड्यूलन में बस यहां पर आयाम हो जाएगा, लेकिन यहां पर अब की बार आवृत्ति और कला ये दोनों हो जाएंगे। कला वाले मॉड्यूलन में क्या हो जाएगा, कला वाला मॉड्यूलन में यह कला हो जाएगा और आयाम और आवृत्ति दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहां पे बोल रहा है कि आवृत्ति की मॉड्यूलन करी जा रही है तो इसको आवृत्ति मॉड्यूलेशन कही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, ये सवाल भी आपको मिला जुला कहीं पे दिखा होगा, वीडियो आप लोगों ने रेगुलर देखा होगा तो मिलेगा। प्रयोगशालाओं में बैक्टीरिया से मुक्त कराने के लिए कौन सा किरण है जिसका उपयोग करते हैं, और वो आपके सामने है, अल्ट्रावायोलेट। याद कर लो, अल्ट्रावायोलेट एक ऐसी किरण है जिसका प्रयोग हम लोग प्रयोगशाला में बैक्टीरिया को मारने के लिए करते हैं। और कभी कभी आप लोग पैकेट का खाना खाते हैं ना, पैकेट का खाना जैसे कुरकुरे खाते हैं, जैसे चिप्स खाते हैं, तो उन सभी में भी हम लोगों ने के यहाँ डाला रहता है अल्ट्रावायोलेट विकिरण। क्यों? ताकि उसमें भी अगर बैक्टीरिया है तो उसको भी ये मार सके या उससे उसको बचा सके। समझ रहे बात को? बहुत दिन से रखा हुआ है, बहुत दिन से है, तो आप उसको ज्यादा मत खाओ, क्योंकि हो सकता है कि उसमें बैक्टीरिया हो और अल्ट्रावायोलेट किरण कंपनी वाला डालना भूल गया हो, शॉर्टेज हो गया हो, और आप खा रहे हो पूरे के पूरी बैक्टीरिया खा गए चिप्स के बदले में, है ना। तो बहुत ज्यादा चिप्स नहीं खाना, बहुत ज्यादा कुरकुरे नहीं खाना, क्या खाना है, घर का खाना खाना है। समझ रहे हो ना बात को? हाँ जी। प्रयोगशालाओं में बैक्टीरिया से मुक्त कराने के लिए कौन सी किरण है? अल्ट्रावायोलेट। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में क्या ख्याल है? अरे मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को अभी तो बताया मैंने, ट्रेन पर चढ़ना मॉड्यूलेशन, ट्रेन से उतरना डीमॉड्यूलेशन। तो यहां पर जो मॉड्यूलन की प्रक्रिया है उसके उल्टा प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे डीमॉड्यूलन। डीमॉड्यूलन, खूब बढ़िया। देखो ये सारे सवाल जो है ना एकदम चुटकी में होने वाले हैं, याद है, चुटकी से होगा, कोई कलम चलाने की जरूरत है नहीं, इसमें याद करने वाली चीजें हैं। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? देखो अभी मैंने बताया तुमको कि रेडियो प्रसारण के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे किसका? दूर तक, वही जो आयन मंडल द्वारा परावर्तित हो जाती थी, शॉर्ट वेव बैंड। याद आया? पिछले अभी पिछले क्वेश्चन में मिला था, शॉर्ट वेव बैंड वाली, जो आयन मंडल द्वारा आसानी से परिवर्तित कर दी जाए। और जो आयन मंडल द्वारा परिवर्तित कर दी जाती है वो आयन मंडलीय तरंगों का। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ऐसे ही दिख जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे सवाल चुटकी में होते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि इसका आंसर याद है तो होगा इस चैप्टर का, नहीं याद है, नहीं पढ़ा, नहीं होगा। ऐसा सोचोगे ना कि वहां पेन चला के मैं सोल्व करके आंसर करूंगा इसका, तो वो नहीं होगा। यहां पे तो तुमको याद करके ही जाना पड़ेगा। तो आप याद करने के चक्कर में तो पक्का पढ़ो इसमें, समझ रहे हो ना? यहां पे आंसर नंबर सी, सारे क्वेश्चन आपको याद करने होंगे तभी कुछ हो पाएगा, है ना। कलम चला के फॉर्मूला करके, हाँ एक दो फॉर्मूला वाले हैं, देखो यहां जैसे आ गया, पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी का प्रेषण टावर पूछा। देखो भाई मेरे भाई यहां से एच दे दिया तुमको, जितनी अधिकतम दूरी तक टावर का प्रसारण पहुंचेगा। अरे भाई याद है तुमको? अभी पहला दूसरा सवाल पे ही है तो था 2HR अंडर रूट 2 6.4 गुना 10 के पावर 6 और R के जगह पे 245। भाई इसको जो तुम करोगे तो सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आ जाएगा 56,000 मीटर, मतलब 56 किलोमीटर। मैंने तो सॉल्व किया हुआ है, तुम भी सॉल्व कर लो, ये कर लो। मैंने फॉर्मूला बता दिया, वैल्यू पुट कर दिया, आपका इतना 56 किलोमीटर। ये बहुत फेमस सवाल भी है, 2-3 बार पूछ भी चुका बोर्ड में, तो ज्यादा मेहनत नहीं करना इसमें, आप कर लो, ये करके देखो इतना आएगा ही आएगा।
फार्मूला मैंने बता रखा था, कितनी दूरी तक प्रसारण होगा, एकमात्र फार्मूला है निकालने का, और वो है √2HR। ठीक है, चलो 13 नंबर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो 13 नंबर क्या है सर? समाक्ष केबल का अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा कितनी होती है? देखो समाक्ष केबल क्या है पहले वो समझो। समाक्ष केबल ये देखो, पहले यहां, फिर इसके भीतर भी एक यहां पर होता है, फिर इसके भीतर भी होता है, और फिर अंदर बाहर ये कोड लगा होता है, ऐसे होता है ये तो चालक का बना होता है, चालक का, ताकि कंडक्शन हो सके। इसके ऊपर डाइलेक्ट्रिक लगा होता है, इसके ऊपर क्या लगा रहता है? डाइलेक्ट्रिक, समझ रहे हो ना, परावैद्युत, परावैद्युत। फिर इसके ऊपर चालक लगा होता है, और चालक के बाद ऊपर ये बेल्ट, चमड़े का बेल्ट या किसी चीज का बेल्ट लगा होता है, इंसुलेटर, कुचालक का, ये कुचालक का है ना, ये होता है समाक्ष केबल। ऐसे ही फोटो होता है कुछ इसका। और समाक्ष केबल में प्रतिरोध जो होता है ये फिक्स होता है कि कितना, बबुआ याद रखना कि समाक्ष केबल का प्रतिरोध या प्रतिबाधा 50 ओम से 64 ओम के आसपास होती है। कितनी होती है? 50 ओम से 64 ओम के आसपास होती है। आप अगर गैस पेपर पढ़िएगा या कोई किताब वगैरह ऐसा, सॉरी किताब में, गैस पेपर ही कहिए, किताब में तो हम हर जगह यही देगा, गैस पेपर या वे टीचर्स की बात समझिएगा जो गैस पेपर से ही आपको नोट्स करवा रहे हैं, तो वो आपको 270 कराएंगे, लेकिन आप इसको बिल्कुल ना करें। समझ रहे ना बात को? आप इसको बिल्कुल ना करें। आप क्या करें? 50 ओम। देखो कोटि का अधिकतर लगभग होता है, लगभग का मतलब आसपास, या कभी कभी आप इसको देगा ना कि इसकी कोटि का होता है, किसकी कोटि का होता है, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? 50 ओम होना चाहिए। ये मत करना, आपके आंसर जो होंगे लालच देंगे आपको ये वाले, बट आपको ये बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना है? 50 ओम से 64 ओम करना है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, नियत आयाम का रेडियो तरंग निम्नलिखित में से कौन उत्पादित करता है? देखो सबसे बड़ी चीज 2 लीटर, देखो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का होता है, एनपीएन से बना होता है। और 2 लीटर का काम क्या है? 2 लीटर का काम यही है कि नियत आयाम का रेडियो तरंग को उत्पादित करिए। नियत आयाम के रेडियो तरंगों के उत्पादित करने का जो काम होता है वो कौन करता है? आपका 2 लीटर करता है। समझ रहे बात को? तो 2 लीटर का काम क्या है? याद आ गया। एफईटी क्या है सर? एफईटी क्या है? ये भी एक तरह का ट्रांजिस्टर है, एफईटी, समझ रहे ना? याद रखिएगा, ये आपका भी आपका क्या है? ट्रांजिस्टर है, फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। तो इसका भी काम, ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है ना? आपको प्रवर्धन का काम करेगा। दिष्टकारी क्या काम करता है? ये तो डीसी में बदलने का काम करता है, दिष्ट धारा उसको आधा आधा कर देगा, है ना, या फुल वेव रेक्टिफायर है तो फुल वेव में कर देगा, है ना। दिष्टकारी डीसी में कन्वर्ट करता है, और ये प्रवर्धन का काम करता है। फिल्टर छांटने का काम करेगा। यहां पर सिंपल सी बात है कि नियत आयाम का रेडियो तरंग कौन उत्पन्न करेगा? तो वो होगा 2 लीटर। समझ रहे बात को? चलिए अभी हम बढ़ेंगे अगले में, बट अभी आप अगर आपने इसको लाइक नहीं करा, इस वीडियो को, मैंने बहुत कम बोला इस वीडियो में लाइक करने के लिए, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक करिए। ये वीडियो जो है आपको याद करने वाला ज्यादा है, याद करने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा कलम चलाना नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें समझनी नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए, तभी आप ये चैप्टर कर पाओगे और मजा आएगा तभी आपको। खैर इस चैप्टर में मजा का मैं आपको भरोसा नहीं दिला पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर दिला पाऊंगा कि जो भी 5-7 सवाल आने वाले हैं इस वीडियो से बाहर नहीं आएंगे। तो आप पूरा का पूरा वीडियो मस्ती से देखिए, बढ़िया से उसको नोट करिए और एकदम रिवीजन करके एग्जाम देने जाइए। मजा आएगा, और मजा तो तब ज्यादा आएगा सर जब मैं सारा पढ़ के जाऊं और सारा मेरे पढ़े हुए चीजों से ही आ जाए, है ना। वही है प्रकाशीय तंतु, ये तो लाइट में पढ़ना है। प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है ना। इसके अंदर प्रकाश, जैसे जियो फाइबर आप लोग इस्तेमाल करते हैं आजकल नेटवर्क चलाने के लिए, तो जियो फाइबर में क्या होता है ना कि वही ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ होता है। बहुत दूर तक अगर बिना शक्ति कम किए हुए, बिना सामर्थ्य कम किए हुए अगर आप किसी भी सिग्नल को बहुत दूर तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप इसके जरिए करिए, इसके सिद्धांत पर काम करिए। तो देखिए प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बेहिचक आप इसको कंडक्ट कर दीजिए। 15 के बाद 16 नंबर क्या होगा क्वेश्चन सर? 16 नंबर क्वेश्चन भी आसानी होना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन भी क्या होना चाहिए? आसान होना चाहिए। 20 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों का संचार उपयोग होता है। देखो यहां पर आयन मंडल की अगर बात की जाए, आयन मंडल की, पहले भूतरंग संचरण होता है जो 1.5 मेगाहर्ट्ज से कम के लिए होता है। उसके बाद 20 तक आयन मंडल, 30 के बाद, अरे आकाश, इसको आप बोल सकते हो स्काई वेव प्रोपेगेशन, जो भी 20 से कम होता है, 20 हर्ट्ज तक
क्या होता है, स्काई वेव प्रोपेगेशन। और इतने तरंग तो कोई आयन मंडल जो है ना अपने से परिवर्तित कर देती है, लेकिन 30 से ज्यादा वो स्पेस वेव हो जाते हैं, आकाश तरंगे, है ना। तो अभी कह रहा है ना कि 20 से ज्यादा, 30 से भी ज्यादा नहीं, 20 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा। तो 20 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा जो होती हैं उनका संचार उपयोग उपग्रह के लिए करते हैं। जैसे भू स्थिर तरंग में भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं 20 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों का संचार उपयोग होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा 20 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों का संचार उपग्रह में उपयोग होता है। कहां होता है, उपग्रह में। भू तरंग में कितना होना चाहिए, 1.5 मेगाहर्ट्ज से कम, इससे कम, इससे क्या होनी चाहिए, कम। और आयन मंडल से 20 हर्ट्ज तक, ठीक है। चलिए 16 नंबर के बाद 17 नंबर क्वेश्चन है। सारे सवाल आसान आसान ही है, आपको बस ध्यान देना है। वाक सिग्नलों का आवृत्ति, वाक का मतलब क्या होता है, टॉकिंग, बात करना। फोन पे बात करते हो, टेलीफोन पे, हेलो कैसे हो, ठीक हो, हाँ जी ठीक है, खाना खा लिए, हाँ जी खा लिए, बढ़िया से, हाँ जी, सो गए, हाँ जी, करते हो ना आजकल तुम लोग बेवकूफ वाला हरकत। सर कहां कुछ अलग बात कर रहा, मैं अलग बात नहीं कर रहा हूं, तुम लोग बेवकूफों वाली बात करते हो। एक एक घंटा तक बिना मतलब का पता नहीं क्या बात करता है, आज तक समझ नहीं आया हमको। चलो देखो 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज तक आप अगर टेलीफोन पे बात करते हो, नॉर्मल वर्किंग नॉर्मल टॉकिंग बात कर रहे हो, जैसे चिल्लाना नहीं, झगड़ा नहीं करना, मार के फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये वाली चिल्लाना, ये टोन बदल जाता है, यहां पे अलग हो जाएगा। बट वाक सिग्नल नॉर्मल जैसे आप टॉक कर रहे हैं, क्या हो ठीक बड़ा, बाकी सब फर्स्ट क्लास, ठीक है, हमारो कटता ये वाली चीजें जो है ना वाक सिग्नल होती हैं। अब बात कर रहे हैं तो ऐसे में जो आवृत्ति होनी चाहिए उसका परास 30 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। 30 हर्ट्ज से कितनी होनी चाहिए, और देखो सुनना है, आदमी को सुनना है तो आप जानते ही हो कि 20 हर्ट्ज से लेकर आपको कितना सुन सकता है, वो 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। लेकिन नॉर्मल बातचीत 300 हर्ट्ज से 3100। अब ज्यादा करोगे ना तो गड़बड़ाने लगेगा और आदमी को सुनाई नहीं लगेगा, मार कर रहा है, कुछ कुछ का होता है टोन, बत्ती करे ना तो लग रहा है झगड़े कर रहा है, नहीं तो बहुत ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी है। चलो ठीक है 17 नंबर के बाद 18 नंबर। अब देखो म्यूजिक भी आदमी सुनता है, गाना 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 सुनते हो ना, जैसे तुम्हें रोना पसंद है मुझे रोते हुए तुम, सुने हो कि नहीं सुने हो, अरे कहा है भाई मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, अच्छा ठीक है नहीं जाए, मुझे रोना पसंद है, नहीं मुझे रोना पसंद नहीं है, किसी और को रोना पसंद है और मुझे रोते हुए वो पसंद है, ऐसा गाना आता रहता है हमेशा बिना मतलब कि, इसका लॉजिक नहीं होता, बस कुछ भी कुछ भी। तो संगीत के प्रेषण के लिए वाद्य यंत्रों द्वारा, वाद्य यंत्र मतलब क्या, हारमोनिया, ये सब चीज, ज्यादा वाद्य यंत्रों के बारे में मुझे ज्ञान है नहीं, द्वारा उच्च आवृत्तियों के स्वर उत्पन्न करने के लिए बैंड चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, बस 20,000, कितनी होनी चाहिए 20,000। और 20,000 कैसे होगा, 20K हर्ट्ज, के का मतलब 1000 है ना, 20K आपका हर्ट्ज जो होती है उच्च आवृत्ति वाली आपको सिग्नल करना है तो 20,000 हर्ट्ज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। क्लियर है। चलिए वीडियो प्रसारण के लिए अलग होता है, अगर आपको वीडियो देखना है, टीवी देखना है, मूवी देख रहे हैं तो उसके लिए आपको जो होना चाहिए वो अलग होनी चाहिए, और वो 4.2 मेगाहर्ट्ज होती है। कितनी होती है 4.2, कितनी हो जाएगी भैया 4.2। तो याद रखिएगा दृश्यों के प्रसारण के लिए वीडियो सिग्नलों की बैंड चौड़ाई, वीडियो, अब तो तुम कहोगे सर इतना तो हमको सुनाई नहीं देगा, अरे सुनना नहीं, वीडियो की आवृत्ति बता रहा है, वो वीडियो की आवृत्ति बता रहा है, सुनने की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है, वीडियो की। तो 4.2 मेगाहर्ट्ज याद कर लेना, ये डाटा सारा स्क्रीनशॉट लेके ना याद होना चाहिए, ये पूछेगा और पूछेगा, जिसको याद होगा वही कर पाएगा, जिसको याद नहीं होगा उनसे तो होने वाला है नहीं है। वैसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत किसी विशाल एवं जटिल नेटवर्क से संयोजित 2 या अधिक कंप्यूटरों के बीच हर प्रकार की सूचना का आदान प्रदान एवं संचार होता है उसे इंटरनेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इंटरनेट का परिभाषा मैंने कॉपी में लिखवाया है कि इंटरनेट, नेट माने जाला, और एक जाला बना बहुत सारे कंप्यूटर का और उन कंप्यूटरों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहिए और इसी को कहते हैं इंटरनेट। तो याद रखो इतना परिभाषा का मतलब क्या है, इंटरनेट है। चलो भाई सर कितना आसान है, नहीं आसान नहीं है सर, इसको रट्टा मारना पड़ेगा, कोई बात नहीं, जो करना करो करो, है ना, समझ लो, रटना तो पड़ेगा, सारी चीजें मजे नहीं देती। इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके, इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके इंटरनेट के उपयोग द्वारा व्यापार को प्रोन्नत करना ई कॉमर्स कहलाता है। तो अगर तुमसे पूछ ले कि ई कॉमर्स क्या है तो इसको लिख सकते हो, अगर तुमसे पूछे ई कॉमर्स क्या है तो तुम इसको डिफाइन कर सकते हो, ये वाले लिख के इसको डिफाइन कर सकते हो,
है ना। इंटरनेट का उपयोग करके आप अपने बिजनेस को अगर आप प्रोन्नत करा रहे हो, अगर उसका आप प्रमोशन कर रहे हो, अगर आप उसको बढ़ा रहे हो, तो ये सारी चीजें ई कॉमर्स में आती हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देख लो जरा। बादलों के द्वारा परिवर्तन किस तरंगों का होता है? तो ऑलवेज रिमेंबर, बादलों द्वारा रेडियो तरंगों का ही परिवर्तन होता है। बस क्या याद रखोगे? बादलों द्वारा कौन तरंगों का परिवर्तन होता है? और वो होती है रेडियो तरंग। बादलों द्वारा किस तरंगों का परिवर्तन? वो होता है रेडियो तरंग। याद कर लो, बादलों द्वारा किसका परिवर्तन होता है? वो होती है रेडियो तरंग। स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। चलिए 23, ये सारे सवाल सारे के सारे बेहद आसान होने वाले हैं। लघु तरंग की परास क्या है? लघु तरंग शॉर्ट वेव, और शॉर्ट वेव का जो होता है, यहां पे 1 जीरो बस हटा देना, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां 1 जीरो हटा देना। 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक, 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक। रिमेंबर ऑलवेज, लघु तरंगों की परास 30 मेगाहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक। आप ये जो मैंने 1 जीरो हटाया है 300 में से, आप याद रखोगे 3 से 30। अब मेगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज नहीं, ठीक है ना। चलिए 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 चलिए, कबड्डी 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 कबड्डी। आज तो कबड्डी जैसा चल रहा है सर। अरे चलेगा ना भाई, आसान आसान चीजें को कबड्डी जैसे ही करना है। तनुकरण का मापन क्या है? तनुकरण को आप, तनुकरण है ना, कितना शार्पनेस है उसकी आवाज में? डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं भाई? तनुकरण को डेसिबल में। तनुकरण को किस में मापोगे? डेसिबल। याद है तनुकरण? क्लास में मैंने बताया, और जिस बैच में मैंने नहीं बताया उस बैच में ही पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तनुकरण, तनुकरण को किस में मापोगे? डेसिबल में। याद रखिए इस बात को। सर हम लोगों को नहीं बताइएगा, जो हम लोग देख रहे हैं। अरे एकदम बताएंगे, लेकिन आप उस जो भी मेरे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं ना, जो भी मेरे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, जो यहाँ नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि सर हम लोग कहाँ जाएंगे, हमें कब पढ़ाएंगे आप। अरे भाई मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जनवरी में एक बैच खुलने वाला है, अभ्यास बैच के नाम से। तो वो सारे बच्चे जो कहीं और 11th में पढ़ रहे हैं, और अगर उनका फिजिक्स बढ़िया पटरी पे नहीं चल रहा, अगर आपका फिजिक्स पटरी पे चल रहा है, तो फिर आप वही रहो। सारे टीचर बढ़िया हैं, मैं नहीं बोलता कि आप उनके पास छोड़ के मेरे पास आ जाओ, नहीं नहीं नहीं, सारे टीचर बढ़िया हैं। अगर आपका फिजिक्स पटरी पे है तो आप वही रहे, क्योंकि उनके साथ बैलेंस बना हुआ है आपका। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे और बढ़िया चाहिए, और मुझे बढ़िया करना है, फिजिक्स को और डेवलप करना है, और फिजिक्स में मजा चाहिए, जैसे कि मैंने लिखा है, मजे के साथ फिजिक्स पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें बम बम फिजिक्स। तो सब्सक्राइब तो करें ही करें। आप इस नंबर पे कॉल करके एड्रेस पता करें, और हमारे कोचिंग में भी विजिट करें, है ना। और यहाँ पे अगर आप टेलीग्राम पे वो कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको बीच बीच में टेलीग्राम पे क्विज कराए जाते हैं, बीच बीच में आपको रेगुलर में आपको पीडीएफ प्रदान किया जाता है, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको, है ना। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं हमारे यहाँ, आप आके एक बार विजिट तो करिए। UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये कहां जाती है भाई? तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है 300 मेगाहर्ट्ज से, नहीं सॉरी 3000 से, ये देख लो यहाँ पे 3 लाख मेगाहर्ट्ज। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। हालांकि कहीं कहीं अलग अलग डाटा देता है ना, तो उससे ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता आपको है नहीं। UHF का हो गया आपका। बेर का क्या अर्थ है? यहां पे देखो 26, बेर का मतलब क्या है? ये देखो, बेर का मतलब होता है बीट, एरर, और आर का मतलब है आपका रेट, बीट एरर रेट, बीट एरर रेट। लेकिन यहां पे क्या है? बीट एफिशिएंसी, ना 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 ना, बीट त्रुटि अनुपात, आर का मतलब रेशियो, नहीं नहीं नहीं, बैंड एफिशिएंसी रेशियो, ना 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 ना, बीट त्रुटि दर, यस, दर का मतलब रेट। यहां पे देखो, इसका मतलब होता है बीट इफिशियंसी रेट, बीट इफिशियंसी क्या? रेट। बस याद रखिएगा। तो यहां से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा, ठीक है। यहां से ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2027 भूतरंग संचरण की प्रमाणिक आवृत्ति परास। देखो भूतरंग, अभी मैंने बताया, भूतरंग संचरण में आपको एकदम याद करना पड़ेगा कि लेस देन इक्वल टू 1.5 मेगाहर्ट्ज। इतना 1.5 इतना होता है, इतना ही होगा, 1.5 मेगाहर्ट्ज से कम होनी चाहिए। एकदम आसान है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत आपको है नहीं। 28 स्काई वेव संचार आधारित है। स्काई वेव जो है आपका संचार किस पर आधारित है? तो एकदम सीधी बात है, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। आयन मंडल जिनको भी परिवर्तित कर देता है वो सारे 20 हर्ट्ज के नीचे वाले, 20 है ना, तो 20 किलोहर्ट्ज वाले। तो ये स्काई वेव संचार में इनकी
उपयोग कर ली जाती है और उनका ही होता है। 30 से ऊपर वाले का हो जाता है आकाश से। ये स्काई है सर, स्काई में कहेगा नहीं, इसको हिंदी में करोगे ना तो इस स्काई का मतलब आकाश नहीं होगा, इसको व्योम, व्योम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? व्योम तरंग संचार। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, सारे याद करने वाले हैं, सारे के सारे। रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है आयोनोस्फीयर द्वारा, कई बार बताया गया, पलट के पूछा आयन मंडल किसको? रेडियो को। रेडियो तरंग कहां? आयोनोस्फीयर से, है कि नहीं? ये देख देख के आंसर कर लोगे आप, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है ना तो यही देख देख के आंसर कर लेते हो, देख देख के आंसर कर लेते हो। देखो मॉड्यूलन कितने प्रकार की होती है? मॉड्यूलन 3 प्रकार की होती है, बताया गया आपको क्लास में। कौन कौन सर? आवृत्ति मॉड्यूलन, आयाम मॉड्यूलन और कला मॉड्यूलन, 3 प्रकार की होती है। और यहां पर ऑप्शन नंबर क्या कर सकते हो आप? बी कर सकते हो, एकदम आसान है। अब देखो 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन, संचार उपग्रह का आवर्तकाल। अरे देखो भाई, संचार उपग्रह, संचार उपग्रह होते हैं भू स्थिर, संचार उपग्रह होते हैं भू स्थिर। ओहो हो, नहीं नहीं अभी खत्म कर दिया क्या? ये वाला नहीं बताइएगा क्या? मतलब संचार उपग्रह, और संचार उपग्रह होते हैं जियो स्टेशनरी। देखो यार, ये 11th वाले भी कर लेंगे, आज ही मैंने 11th क्लास में पढ़ाया, आज ही 11th में मैंने पढ़ाया, जो भी गुरुत्वाकर्षण जिस बैचेज में चल रहे हैं, कि जियो स्टेशनरी सिर्फ भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी के साथ साथ गति करते हैं, और जितना आवर्तकाल पृथ्वी का होता है उतना ही उनका होता है, और उन्हीं को संचार उपग्रह के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी का आवर्तकाल तो 24 घंटा होता है, तो इनका भी कितना हो जाएगा? 24 घंटा हो जाएगा, है कि नहीं? एकदम आसान था, एकदम आसान था कि नहीं था? तो एकदम आसान था सर। और यहां से अभी अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन, ओहो द एंड, कितना आसान सवाल था सर, सारे के सारे याद करने वाले सवाल है, और ये आपने जो इकट्ठा करके आया है सर, ये सवाल तो एकदम लॉलीपॉप ही थे। तो ये था वीडियो संचार व्यवस्था का सेट 1। अगला सेट 2 मैं कल ही लेके आऊंगा, क्योंकि मैं इसमें समय बिल्कुल आपको नहीं दूंगा कि आप 1-2 दिन लगा के इसको विजिट करिए और इस पर टाइम लॉस करते रहिए। नहीं, ये टाइम लॉस करने वाला है ही नहीं। आज अभी के अभी जैसे ही ये वीडियो यूट्यूब पे चल जाएगा, आप तुरंत उसको देख के खत्म कर डालिए, ताकि कल मैं इसको दोबारा दूसरा पार्ट लेके आ जाऊं। और आप तो इंतजार करिए लाइव का, जो मैं गुरुवार को आने वाला हूं शाम के 7 बजे, है ना? गुरुवार को प्रत्यावर्ती धारा लेकर मैं आप लोगों के सभी के बीच लाइव आने वाला हूं, और आप सभी लोग अपने दोस्तों मित्रों सबको बता दीजिए, जो भी एक्साइटेड है और जिनको भी चाहिए कि मैं लाइव सर से प्रश्न पूछ सकूं। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कल के वीडियो में, जो इसी का पार्ट 2 होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।